अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। द लास्ट ट्राइब के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं। मैं हूँ डॉक्टर नजीब। और मैं हूँ डॉक्टर सिहाम, आप सबको ढेरों सलाम। हमने सोचा कि ये लास्ट ट्राइब की एक एपिसोड जो हम पहले कर बैठे हैं, जिसका के उन्वान था कि व्हाई आर रिलेशनशिप्स डिफिकल्ट, और हमने उसमें कई तरह के रिलेशनशिप्स को फर्दन फर्दन लेकिन बहुत सरसरी टच अपॉन किया। तो हमने सोचा कि उसी कड़ी की एक नशिस्त एक और करते हैं और उसको देखते हैं कि एक रिश्ता जो माशरे में हमारी जिंदगियों में बहुत अहमियत रखता है, वो है बीवी मियाँ मियाँ बीवी, स्पाउस, पार्टनरशिप, पार्टनर्स। तो ये रिलेशनशिप जहाँ बहुत गहरी इम्पोर्टेंस रखता है, अपनी तरह की काफी कॉम्प्लेक्स डिफिकल्टीज भी रखता है। और मैं अपने नाजरीन को याद कराता जाऊं, अगर उन्होंने हमारी एपिसोड देखी थी कि भाई शादी क्यों करें, तो मैंने और नजीब ने हमने इस नतीजे पे पहुंचे थे कि शादी की तो कई वजह हो सकती है ना, सियासी, फाइनेंशियल, पावर एक्सेट्रा, लेकिन हमारे नजदीक में हम तय पाए थे इस बात पे कि शादी की मेन बुनियाद चाहत, मोहब्बत, प्यार, उन्स ही होना चाहिए है। शादी प्यार के लिए ही की जानी चाहिए है, चाहत के लिए ही की जानी चाहिए। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि अगर आप अरेंज मैरिज करते हैं तो उसमें चाहत नहीं पैदा होती, उसमें मोहब्बत या उन्स की का एलिमेंट नहीं होता। तो हम इस बुनियादी पस मंजर को सामने रखते हुए चल रहे हैं कि जिन जोड़ों ने शादी मोहब्बत की खातिर, चाहत की खातिर की थी, वो जब जिंदगी का सफर शुरू करते हैं, तो इफ आई में कोट एक अंग्रेजी का मफरूजा, एक ईडियम ऑफ एक्सप्रेशन, कि एक हनीमून पीरियड होता है, चाहे वो साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, 5 साल का हो। अ, उसके बाद उसके बाद कुछ मोहब्बत के अंदर ना कुछ जरा थोड़ा सा जंगार आलूद होना शुरू हो जाता है, और कुछ रिश्ता ऐसे लगता है जैसे चुप सा होना शुरू हो गया है। और जैसे जैसे जिंदगी की मुश्किलात, लाइफ स्टार्ट्स हैपनिंग, क्योंकि जिम्मेदारी है ना, शादी सिर्फ एक कागज पे दस्तखत करने का नाम तो नहीं है, एक ताल्लुक है जिसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो मैंने अपनी जिंदगी में तो यही देखा है कि चलते चलते कुछ ऐसे ही होता है कि कुछ जरा रिश्ता मध्यम पड़ जाता है, मोहब्बत कहीं पीछे रह जाती है, जिम्मेदारियां ही आड़े आ जाती हैं, और बस आती ही जाती हैं, और एक दूसरे को दिखना भी बंद हो जाते हैं, और जैसे जैसे बूढ़े होते हैं तो शायद कड़वाहट ही रह जाती है सिर्फ। तो इसको जरा जरा एग्जामिन करते हैं कि ये चक्कर क्या है जी। तो नजीब, आपकी तरफ जरा बात को और माइक को फेरते हैं, जरा प्लीज स्टेप इन। जी। बहुत ही आपको एक होता है जी शुगर कोट करना किसी चीज़ को। तो सिहाम ने तो मुझे लगता है कि शुगर कोट नहीं, उसने जैसे वो गुलाब जामुनों को शीरे में डाल देते हैं ना, तो इसने पूरी डिस्कशन को शीरे में डाल दिया है कि कहीं से ये चीज़ जो है ये जो है मीठी लगे हर तरफ से। सही। एंड राइटली सो दैट इज़ हाउ इट इज़। अ, मेरा एक्चुअली इस चीज़ में अ, मानना है कि जो शादी का जो सिस्टम है इस मुल्क में, जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है, उसमें काफ़ी सारे आई वुड से कि उसमें काफ़ी सारी अ, ऐसी चीज़ें हैं जो कि दिखाई कुछ और जाती हैं और वो असल में होती कुछ और हैं। हम्म। तो जिसकी वजह से ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बन जाती है, क्योंकि जैसे ही वो पर्दे हटते हैं और असल दोनों के अज़ाइम पता चलते हैं, तो वो फिर एक मुख्तलिफ चीज़ बन के निकलती है, और उसको चाहे आप जितना शीरे में डुबोएँ या वो करें, वो चीज़ वो नहीं रहती। मैं फिर वही बात जो आपने की शुरू में कि हम एग्री करते हैं इस चीज़ से, मैं और सिहाम, के शादी करने की जो वजह है वो एक-दूसरे को ना सिर्फ़ पसंद करना बल्कि चाहना है, और एक ऐसे लेवल तक कि जब आपका दिल करे कि आप उसके साथ सारी उम्र गुज़ार सकें या गुज़ारना चाहते हो। तो जब हम ये इस सोच के साथ एक रिलेशनशिप में जाते हैं,
तो फिर वो चीज़ जो है वो कुछ अरसे के बाद एक बहुत ही अजीबो-गरीब शक्ल में न नज़र आती है ज़्यादातर जगहों में। कुछ में हनीमून फ़ेज़ होता है साल का, कुछ में 2 साल का, कुछ में कुछ माह का। अ, मैंने ये देखा है कि हमारी एनवायरनमेंट में जो मर्द हैं, उनको बेसिकली एक ऐसी खातून चाहिए जो कि जिनको वो अपना लाइफ पार्टनर बनाते हैं, जो कि उनके घर को सँभाल सके, उनके तमाम हाउसकीपिंग के मामलात को हल कर सके। बच्चों जो को एक तरीके से जो है वो रख सके और दैट इज़ देयर प्राइमरी रिक्वायरमेंट और उसके बाद वो बाकी सारी चीज़ें कि हम आपस में टाइम गुज़ारें, हमारी ऐसी बातचीत हो, हमारी ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो, वो रहता है लेकिन वो कम होते गायब हो जाता है। इसी तरह जो ख़वातीन हैं वो भी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी और अपने आप को एक मैरिड सिस्टम में लेके आना और उसको उस तरह लेके चलना, तो उनके अज़ाइम जो हैं वो ये होते हैं ज़्यादातर। और दोनों जब इस चीज़ में आते हैं तो क्योंकि वो अगर सामने रख दें ये चीज़ एक आदमी अगर मैं कहूँ कि खातून से कि जी मैं आपके साथ ज़िंदगी गुज़ारना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सुबह 8 बजे जो नाश्ता तैयार कर लें, 10 बजे आप ये कर लें, 12 बजे आपका ये काम होना चाहिए, तो वो तो कहेगी यार ये तो वो मुझे हाउसकीपिंग की जॉब कोई ऑफ़र हो रही है, ये उसके लिए तैयारी करा रहा है, तो वो भाग जाएगी। हुँ, तो फिर मैं तरीका क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ जी आप ही मेरी ज़िंदगी में एक आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के वो जो गाना था ना, तो वो फिर मैं गाने गाने लगता हूँ ताकि वो जो है उनको मैं इस चीज़ में ला सकूँ। और इसी तरह खातून भी अगर वो आके मुझसे कहे जी मैं चाहती हूँ कि आप मुझे हर साल एक आईफ़ोन दिलाएँ, मुझे आप हर साल ये करें, आप हर साल मुझे सैर कराएँ, मुझे ये करें, मुझे ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये चीज़ें हैं मेरी। तो मैं भी कहूँगा यार ये तो बहुत बड़ा कोई एजेंडा है, तो मैं तो नहीं इसमें पड़ सकता या मुझे उसके ऊपर वो होगा। तो वो भी कहती है कि हाँ जी, मेरी ज़िंदगी में जिसकी तलाश थी वो आप ही थे और बस आप ही मुझे मिल गए और वो अपनी एक अ, वो कहानी। सो आई थिंक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ कि दोनों अपने-अपने लेवल पे एक चार्ट फिक्स चार्ट, फ्रूट चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें लव को डाल के और वो बाकी चीज़ों को उसमें ऐसे मिक्स कर देते हैं कि वो बाद में टेस्ट आता है कि अरे! इसमें तो अमरूद भी था, इसमें तो ये भी था। शुरू में तो वो हुँ, कोई खूबसूरत सी ऐसी चीज़ लग रही होती है। सो आई थिंक दैट इज़ वेयर आवर फर्स्ट प्रॉब्लम हैपेंस के जो एक मुश्किल रिलेशनशिप बन जाता है शादी कि हम लोग जो सोच के एक चीज़ में आए होते हैं, वो चीज़ निकलती नहीं है, हमें बाद में उसके एंगल्स डिफरेंट नज़र आते हैं और हम इसमें दोनों पार्टीज़ जो हैं वो आई थिंक दे आर देयर टू नॉट टू बी ब्लेम्ड बट दैट दैट इज़ हाउ दे प्ले इट। सो हमें वो चीज़ एक तो देखनी है कि ये ठीक है या ये चीज़ गलत है, हमें क्लियर होना चाहिए लेकिन ब्लंटली क्लियर हम बिल्कुल ब्लंट ना हो जाएँ कि जी हाँ, हमें तो आप 8 रोटियाँ पकाती हैं कितनी देर में और आप वो कहे जी आप कितनी तनख्वाह 5 लाख का फिगर कितने जल्दी अचीव करेंगे, ये बातें से ऑब्वियसली इट्स बिज़नेस डील वाली फ़ील आती है। बट दैट हुँ, इज़ हाउ आई थिंक के यहाँ पे लोग इसको लेके चलते हैं। तो वो आई मीन आई वुड लाइक टू हुँ। नो कि आप इस बारे में क्या कहते हैं? मेरा तो ये पक्का मानना है कि अ, वो एक शुगर कोट तो आपने ये किया लेकिन ये तो बिल्कुल ही एक फ्रूट चाट बना के पेश की जाती है और हुँ। वहाँ से हम शादी का सफ़र शुरू करते हैं इस मुल्क में। आप ठीक कह रहे हैं नजीब और ये फ्रूट चाट की वैसे एनालॉजी अच्छी है। मुझे तो ऐसे लगता है नजीब की ज़िंदगी ही फ्रूट चाट है। और मुझे तो ऐसे लगता है वो जैसे मुमताज़ मुफ्ती जी कहते होते थे कि चूं-चूं का मुरब्बा। तो मुझे ऐसे लगता है कि चूं-चूं का मुरब्बा ही है ज़िंदगी और ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा चूं-चूं का मुरब्बा डब्बा जो है, वो शादी है ना जी? तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं और मुझे लगता है कि असल में जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना नजीब वो बात ये है कि हमारी एक्सपेक्टेशन चाहे जाने की किसी को चाहने की यूं जो जिंदगी बढ़ती है वो शायद प्रायोरिटी नहीं रहती और चीजें आ जाती हैं जिसमें सस्टेनेंस एक बहुत बड़ा मामला है क्योंकि जिम्मेदारी है लाइक आई सेड कि ये सिर्फ वो ताल्लुक नहीं है कि चंद घड़ियों के लिए मिले उसके बाद आप अपने काम पे और मैं अपने काम पे
तो ये तो ज़िंदगी भर का साथ है और हम उन उन कपल्स, उन पार्टनर्स, उन स्पाउसेस, उन उन बीवी मियाँ के रिश्ते की बात कर रहे हैं जिन्होंने कमिट किया हुआ है कि हाँ भाई अब हमने इसको निभाना है। अच्छा, अब निभाने में शायद आप जो बात कह रहे हैं कि मोहब्बत और चाहत का जो एक्सप्रेशन है, या जैसे मैं वो अक्सर एक मिसाल इस्तेमाल करता हूँ, गोडी करना, कि आप जमीन को फर्टाइल रखने के लिए आप उसको कुछ ना कुछ प्रोसेस करते रहें। शायद वो प्रोसेस करना जो है ना कपल्स के हाथ से निकल जाता है और वो प्रायोरिटी नहीं रहता। जबकि प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए है कि जो दो लोगों ने वादा किया है और कमिट किया है साथ चलने का, उनका आपस का ताल्लुक वो मजबूत से मजबूत तर होता जाए। मतलब है, एक शख्स जब भी कमरे में दाखिल हो, भरे हुए कमरे में, तो वो नजर आना बंद ना हो जाए नजीब, ये बड़ी जरूरी बात है, वरना तो रिश्ते की फौतगी हो जाए। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो जगलिंग है ना, वो एक बड़ी अच्छी, एक किसी ने एक वो क्लिप चंद साल पहले मैंने देखी, वो लाइफ की बात कर रहे थे एक्चुअली, तो मुझे लगता है कि इट आल्सो कैन बी यूज्ड फॉर मियाँ बीवी के रिश्ते को, कि you're asked कि आप पहले डिग्री करें, तो वो एक एक बॉल उठाता है, फिर वो दूसरा बॉल उठाता है कि अब आप नौकरी करें, अब नौकरी के बाद शादी, एक और बॉल ऐड हो जाता है, तो दैट पर्सन इज जगलिंग मेनी थिंग्स। तो बॉल पे से नजर हट जाती है और वो जो बॉल है वो है चाहत, मोहब्बत, कि कुर्बत कैसे बना के रखें, कैसे उसको इम्प्रूव करें, कैसे सपोर्ट करें एक दूसरे को। और आजकल की तो मईशत ऐसी है, डे बिफोर येस्टरडे आई वाज स्पीकिंग टू माय फादर, तो ऐसी कुछ बात हुई तो मैंने उनको, एक्चुअली उन्होंने, उनसे किसी ने मशवरा लिया कि मैं शादी करना चाहती हूँ और थोड़ा सा मशवरा ले रही थी वो। तो मेरे वालिद ने उनको यही कहा कि भाई दोनों को काम करना पड़ेगा, आजकल का तो जिंदगी का मईशत और वो इकोनॉमी इस तरह की है कि काम करेंगे दोनों तो फिर ही बात बनेगी। तो 24 घंटों में हम 9 to 5 लगा दें बाहर, तो पीछे तो थोड़ा ही टाइम बचता है। अब उस टाइम को कैसे एक दूसरे के लिए, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें घर वाले भी हैं, उसमें रोटियां पकानी भी हैं, चोर्स भी हैं, तो सबसे पहली चीज जो फॉर ग्रांटेड ली जाती है ना, वो ये कि शादी तो हो गई है, दस्तखत तो कर दिए, चले तो हम प्यार से थे, कहीं है प्यार, वो कहीं बैकग्राउंड के अंदर ही दफन हो जाता है। और फिर अचानक 50 साल जब गुजरते हैं, जब भी काम काज का वॉल्यूम कम होता है, फिर सिर्फ और सिर्फ दो लोग ही रह जाते हैं, तो पता ये लगता है कि इस कदर इस्ट्रेंजमेंट हो गई है, कोई बात एक दूसरे की ना टॉलरेट हो रही होती है। और वो मैं अक्सर एक एनालॉजी इस्तेमाल करता हूँ, मैंने ऐसे बुजुर्ग कपल्स बड़े देखे हैं, वो तोता मैना बन जाते हैं। And they're fighting all the time, bickering and irritated with each other, right? वो जैसे एक हमारी थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, तो वो अक्सर इस तरह के ऐ ते सड़िया पिया रहता है, मतलब पड़ा हुआ है कहीं जला बुझा। तो तो ये दिस हैपेंस, एंड आई थिंक कि ये शायद सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं, आई थिंक एनीवेयर इन द वर्ल्ड दिस इज अ चैलेंज, कि कैसे 24/7 आप हाजिर रहें और ये ताल्लुक मध्यम ना पड़ने दें। और इसमें कई चैलेंजेस हैं। सो ओवर टू यू इफ यू हैव फर्दर थॉट्स। बिल्कुल ठीक। मैं ये चीज़ बिल्कुल जो आपने बात की बिल्कुल समझ में आती है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एक पूरा वो है जो खुल जाता है शादी के बाद और एक-एक करके वो आना शुरू हो जाती हैं। अ, हम शादी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मियाँ-बीवी की आपस में और जो इर्द-गिर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको निभाने के लिए हमारी ड्राइविंग फ़ोर्स क्या है? ये चीज़ मैं सोचता हूँ कई बार 'cause
एक जगह मैंने बड़ी अच्छी चीज़ पढ़ी थी, वो कहते लिखा हुआ था कि लव इज़ व्हाट मेक्स यू डांस इन फ्रंट ऑफ डेथ। सो किसी ने ये बात की, बड़ी डीप बात थी कि इट इज़ द लव फॉर समथिंग दैट मेक्स यू, गो ऑल आउट। हुँ, तो हम यहाँ पे लेकिन जब देखते हैं तो हमें लगता है कि शादी स्टार्ट तो हुई थी लव से, वो फ्रूट चाट बनाई गई और वो खा ली गई। उसके बाद वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है मजबूरी में। 1 साल में, 2 साल में या कुछ महीनों में ही एक पार्टनर या फिर दोनों पार्टनर्स इस चीज़ पे वो हो जाते हैं कि यार अब ये हमारे लिए एक मजबूरी बन गई है, हमारे बच्चे हो गए हैं या हमने कमिट किया था, वो मेरे दादा की ख्वाहिश थी तो इसलिए मैं चला रही हूँ उसको, या ये है या वो, इस तरह की चीज़ आ जाती है। वो जो ड्राइविंग फोर्स थी जो कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट के वो लव ही हो सकता है जो आपको 12 रोटियां बनाने पे चला सके, जो आपको सारे दिन के काम करके भी ये ना फील कराए कि आपने कहीं नौकरी पकड़ ली है जैसे। तो वो चीज़ खत्म होके और फिर हम आ जाते हैं मजबूरी के मोड में। अब मैं एक अगर रिसर्च बेस्ड एक वो करूँ कि हम 100 ऐसी ख़वातीन को लें जो कि हमारी जेन एक्स की ख़वातीन हों, जिन्होंने 25-30 साल शादी को गुज़ार लिए और उनमें से कहूँ आप में से कितने इस वक़्त मजबूरन इस रिलेशनशिप में हैं। तो आई एम प्रिटी श्योर कि इफ नॉट 90% 80% तो यही कहेंगे कि हाँ जी, हम मजबूरी में हैं। और उनमें से कई एक ऐसी भी होंगी जो कि कहेंगी कि हाँ, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी और आई लाइक दिस गाय, हम लोगों का आपस में काफ़ी अच्छी वो थी व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ। तो अगेन वो मजबूरी में कन्वर्ट हो जाना क्या इस वजह से है कि एक और कॉन्सेप्ट मैं बीच में लाना चाहूँगा कि आई कंसिडर कि जो लव है वो एक बड़ी सेल्फलेस और एक बड़ी टाइड अप चीज़ नहीं है। इसके साथ कोई कंडीशंस नहीं है, इसके साथ कोई वो नहीं है, इट इज़ देयर एंड वो जैसे वो हो जाता है उस तरीके से। ऑन द अदर हैंड जो शादी है, वो फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फुल ऑफ कमिटमेंट्स और उनको ठीक करना, उनको चलाना, उनमें ऐड ऑन होना, वो है। तो अगर ये हम देखें तो मुझे ये नज़र आता है कि ये एक लाइन के 2 अलग-अलग पॉइंट्स हैं, ऑपोज़िट पॉइंट्स हैं। अब कैसे हम इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देते हैं कि लव मैरिज और लव मैरिज का, और हमने क्योंकि दोनों ने हमने क्लेम किया है कि दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म के जिसमें शादी होनी चाहिए। तो उससे एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल सेल्फलेस है और वो बिल्कुल ही बाउंड्रीज़ नहीं देखती, कंडीशंस नहीं देखती, वहाँ से हम एक ऐसी चीज़ में ले आए अपने आप को जो कि फुली बाउंड होती है और कंडीशंस में लिपटी हुई होती है। शायद हुँ, इस वजह से ये एक मजबूरी बन जाती है हमारे लिए। लेकिन मजबूरी के साथ कोई भी चीज़ चलाना, आजकल जानवर भी मजबूरी में तभी तक रहता है जब तक वो मजबूर हो, वरना वो भाग जाता है। तो इंसानों को मजबूरी में रिलेशन चलाते मैंने सिर्फ़ एक ही हालत में देखा है, जहाँ पुराने ज़माने में जो स्लेव्स होते थे और इस ज़माने में जो शादीशुदा जोड़े होते हैं, कि वो मजबूर होते हैं। तो दैट इज़ हाउ आई फील अनफॉर्च्यूनेटली कि हम लोग चाहे इसको जितना खूबसूरत बयान करें, जितना हम कहें कि यार ये बड़ा ही अच्छा रिलेशनशिप है और इसको, इन रियलिटी इट इज़, जो मुझे नज़र आता है वो ये कि ये जितनी लॉन्ग टर्म शादियाँ हैं वो मजबूरी पे चल रही हैं। और वो वही बात है जैसे आपने कहा कि वो अपना कोर्स भूल जाते हैं, उसमें से जो कि बेसिस ऑफ आवर रिलेशनशिप जो थी वो कहीं पीछे रह जाती है। क्योंकि वो बेसिस शायद थी ही नहीं, वो सिर्फ़ वो फ्रूट चाट थी जो उन्होंने बनाई ताकि वो उसको सेल करके उसमें जंप इन कर सकें। सो ब आई एम सॉरी इफ आई एम साउंडिंग नेगेटिव, बट मेरे एनालिसिस इसके बारे में कुछ ऐसे ही है। और अब हम अगर इस चीज़ पे एग्री करेंगे या हम आगे चलेंगे, तो फिर हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आया हमें अपनी शादी की जो सोच है, उसको बदलना होगा, या फिर हमने उसका जो अप्रोच है कि हाउ टू गेट इनटू मैरिज, तो वो हमें चेंज करनी होगी, या हमें एक दूसरे की लिस्ट को इतना रखना होगा कि जिसमें इतनी जगह रह जाए कि जिसमें हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो कहीं गायब ना हो सके।
सो व्हाट डू यू थिंक? आई मीन, हम्म मैं तो आज पेसिमिस्टिक बातें ज्यादा करूंगा। दैट्स हाउ आई फील के दैट्स व्हाट आई सी आल्सो। जी जी बिल्कुल ठीक है। और देयर इज नो हार्म इन बीइंग अ लिटिल cynic about the whole situation. हमने कई तरह के अपनी जिंदगी के अंदर चीजें बिल्कुल देखी हैं। और मुझे लगता है कि ये ऑब्जर्वेशन बहुत पर्टिनेंट है कि मजबूरी बन जाती है। एक्सप्लोर करना चाहिए कि ये मजबूरी क्यों बन गई है। मजबूरी तभी बनती है जब भी आपका एक्सपेक्टेशंस खुद की वो पूरी ना हो रही हो, या आप किसी की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा ना उतर रहे हो, तो या आप रिकग्नाइज ही नहीं हो रहे। जिस तरह यू सेड के बल्कि वो एक एनालॉजी है कोलू का बैल होना। तो आप एक जिंदगी के उसमें जुट जाते हैं, राइट। इसी तरीके से खवातीन बहुत सारी जगहों के ऊपर महसूस ये करती हैं शादी के बंधन में कि वो रिकग्नाइज नहीं हो रही फॉर ऑल द थिंग्स दैट दे आर डूइंग। सिमिलरली मेन फोक, दे ऑल्सो फील के यार मुझको वो सहारा, वो रिकग्निशन, वो अम, वो जो जायज जो मेरी तरफ बनती है वो कभी रिकग्नाइज नहीं होती। सिर्फ ऐसे कह देना कि जी ये तो जिम्मेदारी है, हर कोई करता है, तुम क्या निराले हो। हरगिज निराले नहीं है। इसी तरीके से हर कोई औरत, और मैं आपको एक बात बताऊं, खुशी से कोई भी नहीं चाहता, कोई जानबूझ के नहीं चाहता कि ये रिलेशनशिप बुझ जाए या ये किसी भी तरीके से तोड़ ना चल सके, निभ ना सके और बात अलहदगी और उसमें चीज में आ जाए। नोबडी वांट्स दैट। ना मर्द चाहता है जब वो स्टार्ट करता है इस रिलेशनशिप को, ना औरत चाहती है जब वो रिलेशनशिप को स्टार्ट करती है। लेकिन कुछ हो जाता है, यू लूज साइट। वो जैसे फराज जी की गजल है, और मैडम महनाज जी ने बड़ी अच्छी गाई हुई है, अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना। तो आई एम टर्निंग इट अराउंड। बात ये है कि तजदीद मांगती है। वो गोरे ना, जब वो हम फिल्मों के अंदर देखते थे, वो जो वाउज पढ़ते थे हैं, इन सिकनेस, इन हेल्थ, हाँ, जब तक मौत ही ना हमें जुदा कर दे तो हम तो रेजोल्यूट रहेंगे। और वो उसमें सिकनेस हेल्थ में ये नहीं आ रहा कि बच्चे भी बीच में आएंगे, ठीक है, उनका भी कोई जिक्र नहीं हो रहा। जिंदगी आएगी बीच में, मसाइल आएंगे बीच में, अगर मैं रेजोल्यूट ही नहीं हूँ। मुझे लगता है कि हम सोचे समझे बगैर जब निकाहनामे पे दस्तखत करते हैं ना, या साइन ऑफ करते हैं, हम शायद कुछ अरसे के बाद ना भूल जाते हैं कि वी हैव टू कीप आवर वाउज। जहां से चले थे, जिधर से चले थे, उसकी दोहराई जरूर होनी चाहिए। और याद रखिए कि चूंकि फीलिंग्स जो हैं वो कोई एक थर्मामीटर तो है नहीं ना, कि वो एक ही डायरेक्शन के अंदर जाएगा, जितना तत्ता करेंगे उतना ज्यादा वो टेम्परेचर शो करेगा। तो जिंदगी, इंसान, शख्सियत, एक्सपीरियंस, अप्स एंड डाउन्स, तो मोहब्बत में कमी शायद नहीं आती। हाँ, उसके रंग मोहब्बत के बहुत सारे हैं ना। रिस्पेक्ट एक रंग है, ख्याल करना एक रंग है, किसी के बारे में सिर्फ ये एहसास रखना कि यार मैंने उसको एक अच्छी जिंदगी मुहैया करनी है, ठीक, एक एक डिग्निफाइड सा तरीका जिंदगी का रहने का मुहैया करना है, तो ये भी तो चाहत और मोहब्बत के ही स्पेक्ट्रम का रंग है। तो वो कहीं लूज नहीं होनी चाहिए है, उसकी तजदीद होती रहनी चाहिए, कीप गोइंग बैक। जब लगे ना ऐसे कि भाई मजबूरी सी महसूस हो रही है, अम, तो उस वक्त शायद तजदीद ज्यादा जरूरी है। तो कहना मैं ये सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि जैसे मजबूरी एक कैफियत है, वो कुछ वजह लेती है ना, चीजें बनना शुरू होती हैं ऐसे कि आप फील करते हैं कि यूर इन ट्रैप। तो उस वक्त ही तो ज्यादा जरूरी है कि याद करें कि भाई जहां से चले थे उस वक्त हम दोनों की क्या
एस्पायरेशंस थी वो कहीं गुम तो नहीं हो गई। और ख़ास तौर पे जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, मियाँ बीवी अगर दोनों ही काम कर रहे हैं, उनके यहाँ तो ये मसाइल कहीं ज़्यादा मैग्निफाइड होंगे, बिकॉज देर देर ऑल देर वो बाहर के स्ट्रेसर्स के साथ भी डील कर रहे हैं, घर के स्ट्रेसर्स के साथ भी डील कर रहे हैं। तो इस सारे स्ट्रेस्ड माहौल में उस पे से निगाह नहीं हटनी चाहिए है कि हम इकट्ठे चले थे और वादा यही किया था कि साथी बन के रहेंगे। तो अब अगर साथी बन के रहने का फैसला ही किया है तो फिर कोशिश करें कि कुछ ऐसी जगहें और वजहें तलाश करें कि मजबूरी बनने की बजाय आपको हो कि हाँ यार चलो, मेरे साथ ये खड़ी है या मेरे साथ ये खड़ा है, तो मैं और ज्यादा पक्के पैरों पे आता हूँ। सो फाइंड रीजंस। देखिए, मजबूरी बनने की भी तो रीजंस है ना। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि स्पिन इट अराउंड। तो फाइंड वेज कि आपकी लाइकिंग एक दूसरे के लिए, आपकी रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए, वो ना सिर्फ कायम रहे, वो नजरों से ओझल ना हो। तो टेक सम टाइम आउट। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा टाइम ऑफ ले लेना चाहिए है। उसमें अनडिस्टर्ब्ड आपको तो तरीके हैं। मैं वाज गेटिंग इनटू मोर लॉजिस्टिक्स ऑफ इट। तो वो तरीके हैं कि कैसे डिसंगेज करें इन्हीं दुनिया के जेलों, जंजालपुरे में से थोड़ा सा साइड पे स्टेप अवे, तो रिकनेक्ट। वरना तो वाकई मैं भी इतनी कुर्बानियां दे रहा हूँ एज अ खामन, बीवी भी इतनी सारी कुर्बानियां दे रही है एज अ बीवी, रिकग्नाइज हो नहीं रहा। तो फिर बंदा अधूरा महसूस करता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, अनरिकग्नाइज्ड होएगा, बस फिर मजबूरी बनी। तो आई थिंक दैट्स वेयर द वेयर द इशू लाइज। एंड इट्स बिल्कुल ठीक। जैसे हम वो कल के परसों बात कर रहे थे कि इट्स अ 24/7 जॉब। और असल बात यह है कि जो भी आपका शादी से एक्सपेक्टेशंस हैं, ये नज़र से ओझल नहीं होना चाहिए कि जिस शख्स के साथ मैं साथ चलने लगा हूँ या चलने लगी हूँ, इसके साथ मुझको इसको एक तो समझना भी है, लेकिन एक दूसरे के लिए वो जो क्वालिटीज हैं हमारी, जो हमें सस्टेन करेंगी इन सिकनेस एंड इन लोज एंड इन, वो क्वालिटीज सामने हमें एक्सप्लोर भी साथ करनी चाहिए। हर कोई शख्स मुकम्मल बुरा नहीं होता नजीब। हर कोई शख्स मुकम्मल अच्छा नहीं होता। इट्स अ मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड एस्पेक्ट। तो मुझको तो ऐसे लगता है कि जहाँ पेसिमिज्म आता है, बिल्कुल आता है, इस रुख से देखें तो बिल्कुल लगता है कि हाँ भाई, चंद सालों बाद मजबूरी बन जाती है। So that would be my sense, and I have a couple of other points जो हम अपने नाजरीन के लिए जरूर छोड़ें, कि जहां उन्हें लगे ना कि ये वाले इस तरह के मसाइल आ रहे हैं, तो उस वक्त तो बिल्कुल थोड़ी सी ब्रेकें लगाएं और तजदीद वफा और तजदीद करें, वाउज को दोबारा से गो बैक, तो रिकनेक्ट विद योर स्टार्टिंग पॉइंट। चले क्यों थे इकट्ठे। अ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये बड़ी अच्छी और इम्पोर्टेंट बात थी। और जो मैंने इसमें से चीज़ समझी है वो यही है कि अ, शादी से पहले जब 2 लोग मिल रहे होते हैं तो वो जो एक चीज़ को वर्ड्स में और उस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, शादी के बाद उनके एक्शंस में वो चीज़ डिस्प्ले होती है। और ना सिर्फ़ वो डिस्प्ले होनी चाहिए बल्कि उनका जो बैक है वो उसी चीज़ से बनता है कि वो उसके ऊपर अपनी बेस बना के और फिर वो अपने रिलेशनशिप को ऊपर लेके आते हैं। आइडियली ऐसे ही होना चाहिए। और बैलेंस का जो बात हम हर बार करते हैं वो कि बैलेंस जो है वो चीज़ों में रखना। और जैसे आपने कहा कि जो बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप था उसको रिविज़िट करना जब भी ये फ़ील हो कि ये चीज़ जो है ये थोड़ी-सी सावर होती जा रही है या इसमें बहुत सी और चीज़ें इसको टेक ओवर कर रही हैं।
तो उस वक़्त अपने जो बेसिस थे रिलेशनशिप के उनको रिविज़िट ज़रूर करना चाहिए। तो अ, अगर हम हमेशा की तरह एक गाइडलाइन देना चाहें लोगों को और ये बताना चाहें कि वो 3-4 ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर हों, तो वो उसको मजबूरी समझे बगैर रिलेशनशिप को, शादी को एक लंबे अरसे तक लेके चल सकते हैं, बल्कि टिल द वेरी एंड जा सकते हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं आपके माइंड में जो आप समझते हैं कि अगर ये हस्बैंड और वाइफ में ये चीज़ें हों और वो इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, तो इसको मजबूरी नहीं बनने दिया जाएगा और ये चीज़ चल पड़ेगी आगे और चलती रहेगी। सो आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड कि अगर आप इस तरह की कोई लिस्ट या कोई हमें वो बता सकें कि क्या एसेंशियल्स हैं फॉर मैरिड लाइफ टू कंटिन्यू? जी नजीब, आई थिंक लिस्ट में तो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें हैं, बट जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट हैं वो तीन, प्रॉब्लली चार हैं। और उसमें फिर आप उसकी गहराई में अगर उतरेंगे तो आपको दीगर और चीजें भी नजर आएंगी। सबसे पहली चीज तो पेशेंस। यू नीड टू बी पेशेंट। देखिए, जिंदगी इज अ लॉन्ग रन। ठीक। सो ताल्लुक जब भी लॉन्ग रन का है और उम्मीद आप ये करते हैं कि लॉन्ग रन है, टिल डेथ डू अस पार्ट, तो फिर उसके लिए तो आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए और उसमें पेशेंस चाहिए। अच्छा, अब पेशेंस के साथ बहुत सारे लोग लफ्ज टॉलरेंस का बोलते हैं। मैं इसको एक ही मोहल्ले के रिहायशियों को गर्दानता हूँ कि दे कम फ्रॉम द सेम प्लेस। तो एक तो पेशेंस हो गई। दूसरा, यू नीड टू बी माइंडफुल ऑफ अ डायलॉग। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। तो ये जो जिसको लोग कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, डायलॉग बोलते हैं, बात करने की जगह होनी चाहिए। तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, तो फिर उसको कम्युनिकेट करना आना चाहिए है। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। सो दैट वुड बी माय सेकंड पॉइंट, बीइंग पेशेंट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तीसरा पॉइंट जो मैं वो पहले भी बोल चुका हूँ कि कीप गोइंग बैक टू द रीजंस व्हाई व्हाई आई चोज टू स्टार्ट। ये मुझको क्यों अच्छा लगता था, और साथ उस वक्त सिर्फ याद दहानी के लिए, क्योंकि इकरार किया था, कॉल किया था, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन जूं जूं जिंदगी का सफर गुजरता है तो आपको अच्छाइयाँ लोगों की और गहराई से पता लगनी शुरू होती हैं। तो प्लीज लुक आउट फॉर दोज। और ये कभी कभार लोगों के पास वो लफ्ज नहीं होते उन 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 एट्रीब्यूट्स को लेबल करने के लिए। कोई शख्स अगर मेहनती है, कोई शख्स अगर इंटेग्रिटी रखता है, ऑनेस्टी रखता है, तो ये बड़े एट्रीब्यूट्स हैं। सच बोलता है, अम, धोखा देने की कोशिश नहीं करता। तो ये बड़े एट्रीब्यूट्स हैं, और ये इनको ट्रेजर करना, इनको ढूंढना बड़ा जरूरी है। साबिर, मतलब मिला आता है जब, और कोई अगर सब्र कर सके, तो ये भी एक बहुत अच्छा वस्फ है। तो अगर ये एक दूसरे के दरमियान में नजर आता है, तो इसको ना सिर्फ सेलिब्रेट करना चाहिए नजीब, इसको एक दूसरे को सहना, यू शुड एक्नॉलेज दिस कि भाई, वो वाकई बड़ा मुश्किल वक्त था, तो तुमने तो बड़ा सब्र का मुजाहरा किया श्याम। तुम चुप रहे या तुम बोले नहीं। अच्छा, इसी तरीके से अगर मुझको कुछ अपनी वाइफ के अंदर इस तरह की चीज नजर आती है, तो मैं ना सिर्फ उसे एक्नॉलेज करूं, बल्कि मैं उसको बरमला कहूं कि यार ये वाकई अच्छा एक अच्छा वस्त है। तो दैट्स द थर्ड मेन थिंग which will which in my opinion, ये वो ढूंढते रहे, वो क्वालिटीज ढूंढते रहे।
कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो आरी होता है क्वालिटीज में से. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नजीब, एंड देन I'll give the mic back to you. कंट्रोल मैनिपुलेशन, इस ये लोगों को रिकग्नाइज नहीं होती. और अगर मैं इसको बहुत सादा करके बोलूं कि मतलब है मेरे मुताबिक चले, ठीक, ये हो नहीं सकता. फिर मेरे मुताबिक चलने के लिए ना, इसका ये मतलब है कि आप फिर जमीन आसमान की किताबें मिलाएंगे. आप उसको उस जगह के ऊपर लेके आने की कोशिश करेंगे कि वो फिर मेरे मुताबिक हो जाए. तो मेरे मुताबिक तो हो नहीं सकता. तो आई थिंक कि ये एक मैंने देखा है. और कपल्स को कभी कभार नहीं पता लगता कि वो कैसे मैनिपुलेट भी करते हैं, कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं. तो इस पोजीशन से हट जाना चाहिए है. मैं अक्सर एक एनालॉजी लेता हूँ कि कंट्रोल मैनिपुलेट तो तब होता है ना, जब आप एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं. जब आप टीम के और लाइन के दोनों एक ही तरफ हैं, तो फिर तो यू शुडंट बी मैनिपुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग. Find out ways to come to an agreement. Or patience, like I said, kabhi kabar you have to give in. So, so those are my 4 key points. Back to you. वेरी गुड। तो बड़ी अच्छी प्रोडक्टिव किस्म की आपने एक लिस्ट तैयार की है, और इससे मेरे ख्याल में अगर हम इसको बुरे वक्त में और अच्छे वक्त में इस लिस्ट को याद रखें तो काफ़ी हद तक मसाइल जो हैं वो कवर हो जाते हैं। 2-3 चीज़ें मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा, पार्शियली आपने उसको टच कर लिया। ईगोज़, अगेन वही बात आती है कि ये चीज़ के अपने चीज़ों को अपने तरीके से होने के ऊपर अड़ जाना वो एक चीज़ है जो कि खराबी पैदा करती है, और वो उसको अवॉइड करना बड़ा ज़रूरी है कि इट्स गोइंग वो क्या मेरे तरीके से होगा और ये ऐसे होना चाहिए। दूसरा, थोड़ा-सा हमें ये चीज़ भी ज़रूर देखनी चाहिए कि हम दोनों के बीच में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ हमसे रिक्वायर्ड है। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो अगर एक रिलेशनशिप में हैं और एक चीज़ की ज़रूरत है, तो वो अपनी रूटीन में लगे रहते हैं। वो कहते हैं कि हमें यही आता है, हम यही करेंगे, ये हमारा रोल है एंड वी विल प्ले दिस रोल। वो अपने आप को उस चीज़ से अडैप्ट नहीं करते, और वो चीज़ जो है वो कई बार उसकी वजह से हल नहीं हो पाती है और कॉम्प्लिकेट हो जाती है। जैसे हमारे प्रोफ़ेशन में भी कई बार अगर मरीज़ जो है वो सर का दर्द लेके आए और मैं कहूँ नहीं तुम्हारी टाँग पे ये निशान अच्छा नहीं है, मैं पहले ज़रा इसको ठीक कर लेता हूँ, फिर सर की बात आएगी। तो वो जो चीज़ लेकर आया है, पहले तो उस चीज़ को निपटना ज़रूरी है। सो ये चीज़ देखना, ये चीज़ समझना कि रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, क्या चीज़ करने की ज़रूरत है। वो फिर ईगो की जैसे हमने बात की कि अपनी-अपनी ईगोज़ को नीचे रख के आगे चलने की ज़रूरत होती है। और दूसरा, जैसे आपने कहा, मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊँगा कि एक-दूसरे से कम्पीट नहीं करना चाहिए, और ये कॉम्पिटिशन आना ही नहीं चाहिए। आप दोनों एक ही टीम में हैं, इस टीम ने मिलके एक अ, एक चीज़ जो है उसको चलाना है। तो ये सोचना कि ये ऐसे कर रहा है तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये ऐसे करेगी तो मैं ऐसे करूँगा, या ये कर सकता है तो मुझे भी करना चाहिए। यानी चीज़ों को उस तरह कंपेयर करके कम्पीट करना एक-दूसरे से किसी भी लेवल पे, मेरे ख़्याल में वो भी अनहेल्दी है और वो नहीं होना चाहिए उस तरीके से। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट जो हमने वो कर दी है। लेकिन मज़े की बात ये है कि जब हालात ख़राब होते हैं तो ये सब चीज़ें दाएँ-बाएँ से निकल जाती हैं। और इंसान कहता क्या है कि जी उसने ये नहीं किया, उसने ऐसे ये नहीं समझा, वो ऐसी है, वो ऐसा है, और ये तमाम लिस्ट जो है हमारी, वो कहते हैं कि भूल जाते हैं सारे के सारे। तो अगर किसी को याद रह जाए तो मेरे ख़्याल में चलती हैं चीज़ें और चलनी चाहिए, और बात वो, और कुछ लोगों को लिस्ट बनाने में कहते हैं कौन इस चक्कर में पड़े, तो मजबूरी है, चला रहे हैं, बाद में इसका क्रेडिट लेंगे, बच्चों से कहेंगे देखो हमने तुम्हारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी और हमने तो ज़िंदगी अपनी लगा दी मजबूरी में, और फिर वो बातें जो हैं वो फिर जेन ज़ी वाले सुनते हैं फिर कि यार ये देखो हमारे साथ कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग।
तो दैट इज हाउ इट इज, बट वेरी गुड। वो लिस्ट जो है वो हमें मिल गई। थोड़ा सा बस ये चीज जो है समझने की जरूरत है कि दिस इज लेंथी प्रोसेस, जैसे आपने कहा कि इट्स अ कमिटमेंट ऑफ अ लाइफ टाइम। तो इट्स नॉट एग्जाम जिसका रिजल्ट आ जाएगा 1 महीने में, 2 महीने में। इट्स डेली वो एक वो होता है। और कई बार मुझे ये भी फील होता है कि जैसे वो एक पता नहीं इंग्लिश की मूवी आई थी, आपने देखी होगी, द ग्राउंड हॉग डे। तो हम्म, उसमें वो बेचारा फंस जाता है एक दिन के अंदर, और वो रोजाना रिपीट हो रहा है, वो पिछला सब भूल जाता है इंसान। सो आप चाहे, मुझे थोड़ा सा वो भी फील होता है कि चाहे आप जितना भी अच्छे हों ऑन अ मंडे, यू हैव टू बी इक्वली गुड इफ नॉट बेटर ऑन ट्यूसडे। हम्म, आप ये नहीं कह सकते कि मैं मंडे को तो बहुत अच्छा था, तो अगर आज मैंने 2 स्क्रू अप्स किए हैं तो कोई बात नहीं है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बट यू हैव टू तो वो आप पिछली चीज को लाके कोई खास अपने ऊपर वो नहीं कर सकते। यू हैव टू कीप डूइंग इट। तो वो वाली चीज जो है वो उसमें जरूर वो है। तो आई थिंक कि काफी अच्छा हमने एक एक्सप्लेन कर दिया कि चीजें जो हैं वो बोलने में और कहने में हमें हम हमेशा हर वो उसका निकाल लेते हैं थ्योरम का, आखिर में उसको हम कर लेते हैं सॉल्व। लेकिन ये है कि रियलिटी में, और जब हम चीज के अंदर हम्म, होते हैं, तो क्या हमें ये थॉट्स आती हैं, क्या हम इसको सोचते हैं इन तमाम बातों को। और फिर आई विल गो बैक टू दैट कि if your feelings for the person that you're living with, if those feelings are genuinely uh, वो उसी चीज के ऊपर हैं जो आप सोच के आए थे, तो आपको वो चीज फिर पुश करेगी कि आप चीज को ठीक रखें। अगर वो किसी और, अगर आपने चार्ट बना के दी थी, तो फिर आप मजबूरी में बहुत तेजी से चले जाएंगे और मजबूरी में ही रहेंगे, क्योंकि दैट वाज नॉट योर पर्पस टू बिगिन विद, दैट वाज जस्ट अ कवर अप। तो ये हम्म, चीज जो है, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम फाइनल फ्यू वर्ड्स फ्रॉम यू एंड देन वी साइन आउट। राइट। थैंक यू नजीब, थैंक यू। वो लिस्ट को थोड़ा आपने और ज़्यादा एलैबोरेट किया है, कंप्लीटली कंकर। बस सिर्फ दो बातें और एक छोटा सा लाइटर नोट के ऊपर इसको एंड करते हैं। अम, मुझे ऐसे लगता है कि जो हासिल है ना, मुझे जो अभी आपसे बात करके समझ आ रही है वो ये कि जो आपका स्पाउस है ना, उसका और आपका ताल्लुक शुड नेवर लूज प्रायोरिटी, शुड नेवर लूज प्रायोरिटी। दूसरी प्रायोरिटियां भी आएंगी, बच्चे, रिश्तेदार, रोजगार एक्सेट्रा। नोबडी सेइंग कि वो किसी भी तरीके से कम प्रायोरिटी है, पर ताल्लुक, सफर मैंने और आपने शुरू किया था, मेरी प्रायोरिटी कभी भी वो कम नहीं होनी चाहिए। सो ये मुझे, आई थिंक दिस इज व्हाट आई बिल्कुल। हैव अंडरस्टूड। दूसरा, मैं अक्सर कहता हूँ, मेरे उस्ताद कहते होते थे, हाजिर रहते हुए गैर हाजिर नहीं हो सकते। मंडे को अच्छा था तो ट्यूसडे को माड़ा हो गया। यू हैव टू बी एट योर, इन दिस सर्विस हाजिरी है और तवज्जो रखनी है। तो लास्ट पॉइंट, चूंकि हम डॉक्टरी लाइन से हैं, और एक ये सराइकी का एक बड़ी अच्छी सी एक होती है, किसी ने मीम सी बनाई हुई थी, तो मुझको ये बड़ी मौजू लगी, और इनफैक्ट आई शेयर्ड इट विद माय वाइफ। उसको फॉरवर्ड भी की थी। उसको मुझको तर्जमा बताना पड़ा था, उसको समझ नहीं आई थी। तो वो सराइकी की मैं बोल देता हूँ, एंड आई लीव इट एट दैट। तो वो सराइकी के अंदर वो कोई शायर हैं, वो ये कहते हैं कि तू होवे थकेड़े लह वेंदे ने, तू चीज है बड़ी कमाल दी, ए दुनिया सारी सिरदर्दी, तू गोली पैनाडोल दी। तो आई होप आई होप के जो भी स्पाउसेस हैं वो एक दूसरे के लिए गोली पैनाडोल की बन सकें, क्योंकि दुनिया तो वाकई सिरदर्दी है जी। तो और एक दूसरे की थकावटें उतर सकें उनकी प्रेजेंस में और उनकी वजह से। तो आई विल, ऑन दिस नोट, अपने नाजरीन को ढेरों सलाम, जो जहां तक ये पैगाम पहुंचे। और अगर किसी को लगा कि इसमें कोई पते की बात थी, कोई समझदारी की बात थी और आपको ठीक लगी, तो औरों के साथ भी इसको शेयर कीजिए।
बहुत शुक्रिया सेहाम, और प्लीज़ नाज़रीन ये ना समझिएगा कि हम एक पर्टिकुलर हेडेक के ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, हमारा ऐसा कोई ख़्याल नहीं था इस चीज़ के बारे में। बट बहुत अच्छा समराइज़ किया सेहाम ने, एंड मैं भी आखिर में आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि रिश्तों की कदर को समझें, उनमें एफ़र्ट डालें, क्लैरिटी शुरू से ही अपने माइंड में भी और अपने पार्टनर के माइंड में भी रखें, और चीज़ों को पॉज़िटिवली लेके चलने के लिए जो हमने एक छोटी-सी लिस्ट बनाई और आपको सुनाई, उसको याद रखने की कोशिश कीजिए, और इस चीज़ में पॉज़िटिव रोल और ईगोज़ को ख़त्म करके आगे चलने की कोशिश कीजिए। जल्द ही हम अपने अगले सेगमेंट में एक और रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे, और उसको भी इसी तरीके से देखेंगे कि उसमें क्या मुश्किलात हैं और उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, और डॉक्टर नजीब को और सिहाम को अ, आप हमारी तरफ से आपको बहुत-बहुत खुदा हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखें। शुक्रिया। खुदा